स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और इसमें हमने यूपी बोर्ड के लिए जो परीक्षा में आने वाले एमसीक्यू होते हैं, तो इसके लिए हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी आज हमारी ये सेकंड क्लास है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने मैथ के अंदर जो 20 एमसीक्यू आते हैं उनको हमने कवर किया था। तो आज हम इसके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को फिर से हम सॉल्व करेंगे। और देखिए, इसके जो 20 क्वेश्चन हैं, इसके सल्यूशन को मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो आइए एक एक करके हम इन्हें समझते हैं किस प्रकार से इनके आंसर दिए जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है हमारे लिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, हमसे दिया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारे लिए 14, 35, क्या ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ऑप्शन बी दिया है हमारे लिए 18, 25, क्या ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। 31, 93 और 32, 62। इन चारों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का गुणनखंड पेयर है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिनका मासा 1 हो। यानी ऐसी 2 संख्याएं या ऐसी 3 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, यानी वे संख्याएं जो केवल और केवल, यानी ऐसी 2 संख्याएं जो केवल 1 से ही डिवाइड हों। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए को देखें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में 14 और 35 दिया है। अब 14 और 35 दोनों संख्याएं क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ये कितने से, ये 7 से डिवाइड होती हैं दोनों संख्याएं, और 1 से भी डिवाइड होती हैं। तो इनका मासा तो 1 होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18 और 25 को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, 1 से डिवाइड होंगी। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। ठीक है, सी में भी अगर हम देखें तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि 31 और 93, ये 31 से हम 93 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 32 और 62 ये क्या होती हैं, 32 और 62 ये भी क्या होती हैं, हमारी कंपोजिट नंबर होते हैं, अर्थात सम संख्याएँ हैं ये। ठीक है, तो इन्हें हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और भी संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी सहअभाज्य नहीं होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है, कह रहे हैं एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर √2, ठीक है, एक क्या ले ली, अपरमेय संख्या ले ली, क्योंकि √2 क्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, और एक हमने संख्या ले ली 3 क्या ले ली, एक परमेय संख्या ले ली। अब हमने इनका गुणा कर दी, तो इनकी गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा, 3√2। ठीक है, और 3√2 क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होती है। और वैसे भी अपरमेय संख्याओं की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि अपरमेय संख्या के अंतर्गत आप किसी भी संख्या को ऐड करें या किसी भी संख्या को घटाएं या गुणा करें या भाग करें, तो अपरमेय संख्या में कुछ भी ऑपरेशन लगाने पर क्या होता है, उसका जो आंसर आता है वो हमेशा अपरमेय संख्या ही आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कह रहे हैं रेखाओं x = 0, 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब कि इन दोनों का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट हो, मतलब ये दोनों एक रेखाएं किस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, वो होता है इसका प्रतिच्छेद बिंदु। तो हमने क्या किया, x बराबर दिया है 0, तो हमने इस x = 0 के लिए हमने इस वाली रेखा में लगा दिया। तो x का मान यहाँ पर 0 लगाया, तो 2 × 0, यहाँ 3y = 12। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 3y = 12। अब यहाँ से 3 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से बिंदु हमारा, जब x का मान 0 था तो बिंदु जो y का मान आया वह कितना आया, 4। तो जो बिंदु है इसका इन दोनों रेखाओं का
वह क्या होगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु इनका क्या होगा 0,4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 17 और 125 को जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। मतलब इन चारों में से हमें वो संख्या बतानी है जिससे अगर 70 को डिवाइड करें तो 5 शेषफल बचे और 125 को डिवाइड करें तो 8 शेषफल बचे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे हमने पहले 13 को लिया, ऑप्शन से करते हैं इसके लिए। सबसे पहले हमने 13 को लिया और 13 से हमने 70 को डिवाइड किया, तो यहाँ पर 13 पंजे 65 और 5 शेषफल बचा। ऐसे ही 13 से हमने 125 को डिवाइड किया तो कितना शेषफल बचा, 8 शेषफल बचा। तो हमसे जो कहा गया था, जो स्टेटमेंट दिया था हमारे लिए क्वेश्चन के अंदर, वो बिल्कुल सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम 65 से डिवाइड करके अगर हम देखें तो 65 से 70 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 5 तो बचेगा, लेकिन 65 से फिर हम 125 को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 125 को केवल एक बार डिवाइड कर सकते, 2 बार डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 दूनी 130 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा। तो 875 से भी नहीं कर सकते हम, 1750 से भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कह रहे हैं समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान निम्न में से क्या होगा, 3/10 हो, -3/10 हो, -10/3 हो या 10/3 हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है सही, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो समीकरण है हमें दी हुई दोनों, ठीक है, इनके लिए हम इनकी जनरल इक्वेशन होती हैं। ठीक है, a1x + b1y + c1 = 0। इससे हम इसकी कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन के लिए a2x + b2y + c2 = 0 होता है। तो दोनों समीकरणों की अगर हम यहाँ से तुलना करें तो यहाँ से a1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और b1 की वैल्यू हो जाएगी a और a2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी -7। अब जब रैखिक समीकरणें होती हैं और उनका कोई भी हल नहीं होता है तो कंडीशन ये होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, यानी कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब रेखाएं कैसी होती हैं, वो समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। और जब समांतर होती हैं तो ऐसे में इनकी कंडीशन ये होती है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर -5 की हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 दूनी 10, तो a बराबर आ जाएगा -10/3। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया है हमारे लिए, पॉइंट नंबर 1 दिया है। पॉइंट 1 में कह रहे हैं दिए गए समीकरण का विभक्ति कर। ठीक है, विभक्ति कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट शून्य से कम है, शून्य से कम मतलब लेस देन। ठीक है, समीकरण का कोई भी हल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया है विभक्ति कर शून्य है। चौथा पॉइंट दिया है कोई भी समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो इन चारों में से कौन से पॉइंट सही हैं, इसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसका विभक्तिकर निकालते हैं। और विभक्तिकर निकालने के लिए हमें इस समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी इसकी जनरल इक्वेशन से। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन होती है 2ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। तो इससे अगर हम इसकी कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -4, तो हमने यहाँ -4 का स्क्वायर लगा दिया। और a की वैल्यू 2 है तो 2 लगा दिया और c की वैल्यू इसी प्रकार से लगा दी। जब इसे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर,
देखिए यहाँ पर -4 का स्क्वायर किया तो 16 और यहाँ 4 दूनी 8, 8 3 24 आ जाएगा। अब ये माइनस का है 24, ठीक है, तो 24 में से जब हम 16 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 8। अब ये वैल्यू डी की जो वैल्यू आई है किस में आई है, माइनस की आई है, -8, और -8 क्या होता है, 0 से छोटा होता है, इसका मतलब लेस देन है, ठीक है। अब लेस देन है तो ऐसे में क्या होता है, इसका कोई भी मूल इसका क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक नहीं होता है, ठीक है, क्या होगा, नहीं होगा। कोई मूल कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा, बल्कि कैसा होता है, काल्पनिक होता है। अब हम यहाँ से समझते हैं। देखिए पहले पॉइंट में कहा था शून्य से कम है, इसका विभक्तिकर जो दिया है, ठीक है, इसका विभक्तिकर क्या है, शून्य से कम है, तो ये ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। दूसरे में कहा है इन्होंने कोई हल वास्तविक नहीं है, जब कोई हल वास्तविक नहीं है तो पॉइंट नंबर 2 भी सही है। विभक्तिकर शून्य है, ये गलत है, और कह रहे हैं मूल वास्तविक हैं, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ऐसे में हमने हमारा केवल ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 सही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O 0,0, ठीक है, 0,0 और V दिया है यहाँ पर 5,0। इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। अब विकर्ण की लंबाई बतानी है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक आयत बना लिया, ठीक है, आयत बना लिया AOBC। अब AOBC हमने क्या बना लिया, आयत बना लिया AOBC। तो अब यहाँ पर A का पॉइंट दिया है 0,3, B के O के निर्देशांक 0,0 और B के निर्देशांक 5,0। अब यहाँ से C के निर्देशांक हमने निकाले। C के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखिए ये होता है वाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष को यहाँ से O से लेकर B तक जाने में कितना चलना पड़ेगा हमारे लिए, 5, ठीक है, 5 यूनिट, और O से A तक जाने में ऊपर के लिए कितना चलेंगे, 3 यूनिट। तो इस साइड में 5 और इस साइड में 3, ठीक है, तो हम पहुँचेंगे C पर और C के निर्देशांक हो जाएंगे 5,3। इस प्रकार से हमने C के निर्देशांक निकाल लिए। अब यहाँ से हमने ये खींचा विकर्ण, और आयत में हम जानते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इस प्रकार से जो OB और C ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये कैसा बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है, और ये हो जाएगा इसका कर्ण। तो हमने यही लगा दिया यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय OC² बराबर OB² प्लस BC²। अब हमने यहाँ 5 का, ठीक है, 5 का और 3 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा OC² बराबर 34, ठीक है, OC² का मान कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब जब ये 34 आ जाएगा तो यहाँ से हम वर्गमूल ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, √34। तो इसका ऑप्शन नंबर C इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कह रहा है यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था, जिसमें जब कभी भी आपके लिए एक द्विघात समीकरण दी हो और उसका एक मूल दिया हो, तो वो मूल हमेशा x की वैल्यू होती है, तो आपको उस वैल्यू को हमेशा इस समीकरण में लगाना होता है, ठीक है। तो यही हम करेंगे, यहाँ पर हमने x के स्थान पर 1/2 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस k और x है यहाँ पर, तो x की जगह 1/2, तो ये हो जाएगा k/2 माइनस का 5/4 है, उसके लिए हमने दूसरी साइड में भेज दिया, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ 1/2 का स्क्वायर किया, 1/4 आ गया, और 1/4 आने पर इस 1/4 के लिए हम दूसरी साइड में भेज देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर जा करके, ठीक है। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे इसका, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर 5 - 1 करेंगे, 5 - 1 करेंगे तो 4/4 आएगा, और 4/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इससे 1 से करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, अर्थात k का मान कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर A इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कह रहे हैं दो त्रिभुज
समरूप होते हैं। अब दो त्रिभुज हैं वो कब समरूप होते हैं? तो देखिए ये दरअसल क्या होता है, थेल्स प्रमेय हमने पढ़ी है त्रिभुज में। थेल्स प्रमेय में इसके ये स्टेटमेंट होता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं? तो यदि इनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि उपयुक्त दोनों, उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों का मतलब है कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए थेल्स प्रमेय ये होती है कि अगर हमारे लिए जैसे मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर अगर दो त्रिभुज हैं तो ए कोण पी के, कोण बी कोण क्यू के और कोण सी जो है कोण आर के इक्वल हो, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इनकी जो भुजाएं हैं वह ए बी पी क्यू के समरूप और बी सी क्यू आर के समरूप, ठीक है, समानुपाती, और यहाँ से ए सी जो है वह पी आर के समानुपाती हो, तो ये कैसे हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, कह रहे यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण सी समकोण है 90 डिग्री है, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या है? ठीक है, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया है हमें ए बी सी, तो हमने यहाँ पर एक ए बी सी त्रिभुज ले लिया समकोण। ठीक है, अब यहाँ पर एक सी की वैल्यू कितनी है? ठीक है, यहाँ पर कोण सी समकोण है इसलिए हमने यहाँ पर इसे समकोण ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने बी सी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो इसे ले लिया 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो इसके जो कोण सी है, ठीक है, सी से जाने वाली ये माध्यिका होती है, इससे इस माध्यिका की लंबाई निकालनी है, अर्थात हमें सी डी निकालना है। तो इसका ये फार्मूला होगा कि 1 में सी डी स्क्वायर बराबर 1 ए सी स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस 1 बी सी स्क्वायर यानी जो इसका लंब है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व किया हमने, ए सी का मान लगाया 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 16 हो जाएगा। एलसीएम लिया हमने, 16 9 में 144, तो ये इसका एलसीएम आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी इनकी 16 की और 9 की, तो यहाँ 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9, तो यहाँ आ जाएगा 16 और 9 25/144। अब इसके लिए हमने पलट लिया, जब पलटेंगे तो सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144/25। यहाँ से हमने क्या कर दिया, वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने पर कितना आ जाएगा, 12/5, और जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर ये 4 होगा, तो 2.4 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए समचतुर्भुज दरअसल क्या होता है, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं परंतु विकर्ण बराबर उसके नहीं होते हैं। तो हमने ए बी सी डी यहाँ पर क्या ले लिए, एक समचतुर्भुज ले लिया। अब जब समचतुर्भुज ले लिया हमने इसके लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके विकर्ण खींचे हमने। अब विकर्ण जब ये खींचते हैं तो समचतुर्भुज में क्या होता है, एक विकर्ण बड़ा होता है और एक विकर्ण छोटा होता है, मतलब इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो ये 16 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ये क्या है, बड़े विकर्ण की लंबाई है, और जो 12 सेंटीमीटर है ये क्या है, ये छोटे विकर्ण की लंबाई है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं पहले तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं, और दूसरा ये होता है कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो भी समद्विभाजित। ठीक है, यानी समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये विकर्ण
जो AC विकर्ण है वो इस BD को बराबर बराबर भागों में बांटेगा, और जो BD विकर्ण है वो इस AC को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आकृति बनती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो बड़ा विकर्ण है वह समद्विभाजित होगा। तो 16 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर एक साइड होगा या 8 सेंटीमीटर एक साइड में होगा। ऐसे ही दूसरा विकर्ण भी 6 और 6 होगा। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज है OB और C, ये क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये कटेंगे किस पर, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब 90 के सामने वाली जो भुजा है यानी ये BC, जो BC भुजा है वह क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर और OC का स्क्वायर। तो ये लगा दिया, 6 का स्क्वायर यहाँ 36 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर यहाँ 64 आ जाएगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 100, और BC स्क्वायर बराबर 100 है तो BC बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर B इज़ अ करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, कह रहे हैं चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और HK बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो AC का मान होगा, क्या मान होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा या 5 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये चित्र हमें दिया गया है और इसमें क्या है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप दिए गए हैं। और समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, उनमें भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। ए के बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और BC ये लाइन है, ठीक है, इसके लिए दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और एच के लाइन दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमने अनुपात लगा दिए भुजाओं का, किसका, AC बटे AK और BC बटे HK। ठीक है, ये लगा दिए। अब यहाँ से वैल्यू लगाने पर क्या होगा, यहाँ से वैल्यू जब हम लगाएंगे तो AC बटे AK का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लगा दिए। BC का मान कितना है 3.5, तो 3.5 लगा दिया। HK का मान कितना है 7। अब जब यहाँ से हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 7 से डिवाइड किया इसके लिए, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। अब पॉइंट में है तो इससे पहले एक पॉइंट लग जाएगा और 0.5 हो जाएगा, यानी 0.5 बार ये डिवाइड हो जाएगा। 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 ये आ गया। ठीक है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसलिए जो ऑप्शन नंबर D है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया, जब tan थीटा का मान हमें दे रखा है, 4 tan थीटा में दे रखी है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए समीकरण के लिए हम tan थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं इसके लिए। तो हमने क्या किया, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा। ठीक है, तो हमने इस पूरी समीकरण में अंश में और हर में cos थीटा से भाग कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 4 sin थीटा बटे cos थीटा माइनस cos थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और ऐसे ही हर में 4 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा क्या होगा, ये tan थीटा बन जाएगा। ऐसे ही cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब ऊपर बन गया 4 tan थीटा माइनस 1 और नीचे बन गया 4 sin थीटा प्लस 1। अब 4 sin थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इस 3 को, ठीक है, लगा देंगे 4 sin थीटा के स्थान पर। तो हमने लगा दिया 3 माइनस 1, यहाँ 3 प्लस 1, ऊपर 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 2, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4। अब हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से इस समीकरण की वैल्यू जो आती है वह कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर D इज़ अ
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान कितना होगा। देखिए साइन ए बराबर दिया है 4/5। अब साइन का मान निकालने के लिए देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि SCT बराबर लाल बटे कका। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, इस तरीके से ये हमने ट्रिक पढ़ी है सभी त्रिकोणमिति के अनुपातों को याद रखने की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो हमारे लिए ये दे रखा है साइन ए बराबर, ठीक है, इसमें ये 4 क्या है लंब है और ये क्या है कर्ण, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है ये। तो हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है ABC और इसमें ये एंगल ले लिया हमने A। ठीक है, तो यहाँ पर अब लंब का मान कितना है 4 है और कर्ण का मान 5। तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई, हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर लगाई हमने आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 9 और ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर का मतलब है यहाँ पर आधार से। ठीक है, आधार बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी आधार आ जाएगा 3। अब tan ए बराबर हम जानते हैं, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना आ गया 3 आ गया, तो 4/3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि यदि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए हमें परिमाप दिया है, अब वृत्त का जो परिमाप होता है ना वो क्या होती है, उसकी परिधि होती है, वो क्या होती है परिधि। और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। कितनी होती है 2πr। और जो परिमाप होता है वर्ग का वो क्या होता है 4 गुणा में भुजा। ठीक है, 4 गुणा भुजा होता है और भुजा के लिए अगर हम a मान लें तो कितना हो जाएगा 4a, यानी 2πr का मान दिया है 4a के इक्वल, 4a के इक्वल दिया है। तो पाई आर बराबर हो जाएगा, यहाँ से हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसके लिए, तो पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 2a, पाई आर बराबर 2a। और जब हमने यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करी तो पाई के लिए भेज दिया इसके डिवाइड में। ठीक है, तो r बराबर आ जाएगा 2a/पाई। अब हमसे पूछा था इनका क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर लगा दिया और वर्ग का क्षेत्रफल नीचे लगा दिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2, यानी भुजा ली है हमने a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब r की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से निकल के 2a/पाई, तो हमने r के स्थान पर लगा दिया यहाँ पर 2a/पाई। ठीक है, जब 2a/पाई लगा दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने कर लिया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ a²/पाई²। इस पाई से इसकी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, जब पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा, और इस a² से ये a² भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4/पाई। और पाई का मान लगाएंगे 22/7, तो ये हो जाएगा 4 गुणा में 7/22, यानी क्योंकि नीचे आया पाई तो इसका मान पलट जाएगा। अब यहाँ 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14/11, यानी 14:11 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो गोले हैं, ठीक है, और गोले का जो आयतन होता है, ठीक है, वह क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर अगर पहले गोले का आयतन होगा तो यहाँ आर बना जाएगा, दूसरे गोले का आयतन होगा तो यहाँ R2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अब इसी प्रकार से हमने यहाँ लगा दिया B1/B2, क्योंकि इनका अनुपात हमें दे रखा है आयतनों का, तो B1/B2। तो पाई 4 पाई 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा R1/R2 का होल क्यूब। ठीक है,
और ये हमें दे रखा है 64/27। तो यहाँ से 64 क्या होता है 4 का, और 27 होता है 3 का घन। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 का घन। जब 4/3 का घन हो जाएगा तो यहाँ पर R/R2 का R1/R2 का घन हो जाएगा। अब यहाँ 3 से ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो R1/R2 का मान कितना आ जाएगा 4/3। अब यहाँ से हमें किसका निकालना है, इनके क्षेत्रफलों का, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अब क्षेत्रफलों का अनुपात यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी गोलों का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R²। तो अब 4 पाई R² होता है, तो यहाँ R1 पहले गोले का और R2 क्या होगा दूसरे गोले का, तो हमने यहाँ लगा दिया। अब 4 पाई क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो ये तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा R1/R2 का होल स्क्वायर। अब R1/R2 की वैल्यू आ चुकी है 4/3, तो हमने लगा दिया 4/3 का होल स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/9, और इसे रेशियो में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 16:9। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे हैं 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं का समांतर माध्य बताइए। तो देखिए समांतर माध्य निकालने का ये फार्मूला होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग यानी कौन से वाले पद, वो पद हमें दिए गए हैं, कह रहे हैं धनात्मक विषम संख्याएं, यानी कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याएं लेनी है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने लेनी है यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, क्योंकि पदों का योग करना है हमें। तो ये 5 संख्याएं हमारी विषम होती हैं जो कि 1 से 10 के बीच में आती हैं। अब यहाँ पर इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और नीचे संख्या कितनी है इनकी 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका माध्य आ जाएगा निकल करके 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कह रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi में जो di होता है। ठीक है, निम्नलिखित के a से विचलन होता है, किससे विचलन होता है, तो देखिए di का फार्मूला होता है xi माइनस में a। xi क्या होता है, xi होता है वर्गों का मध्य बिंदु। यानी क्या करते हैं जब हम टेबल बनाते हैं तो उसमें जो हमें वर्गीकृत आंकड़े दिए जाते हैं उनसे हमें मध्य बिंदु निकालना होता है। तो उन मध्य बिंदु में से हम एक वैल्यू को क्या करते हैं a मानते हैं, जिसे हम कल्पित माध्य कहते हैं। ठीक है, तो उस a को लिए हमें जितनी भी मध्य बिंदु दिए जाते हैं उन सभी में से घटाते हैं। तो हमसे यही पूछा है कि जो di होता है वो किस में से घटाया जाता है, मतलब किस में से विचलन किया जाता है, तो वो होता है वर्गों के मध्य बिंदु में से। ठीक है, यानी xi में से। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक 45 है तो माध्यिका क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, और ये जो फार्मूला होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक + 2 माध्य, इस फार्मूले से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन MCQ में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला हमने लगाया। अब माध्य दिया है हमें 27, तो हमने यहाँ लगा दिए 2 × 27, और बहुलक का मान है 45, तो हमने यहाँ लगा दिए 45। अब 27 दूनी 54, तो ये 54 आ गए, ये 45, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 99। अब ये 3 माध्यिका बराबर आया है 99, तो यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पर 3m लिख लिया। ठीक है, 3m बराबर कितना आ गया 99। अब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे हम 99 को तो कितना आ जाएगा 33। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, तो इसकी जो माध्यिका होगी वो कितनी हो जाएगी 33। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक लीप वर्ष होती है उसमें 52 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। 52 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन। अब सप्ताह में अगर हम चेंज करें तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से इसे करेंगे डिवाइड। जब 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आया हमारा 52, और 2 शेषफल बचेगा। इसका मतलब 52 तो सप्ताह हो गए पूरे वर्ष में, और 2 दिन अभी हमारे पास शेष बकाया हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब 52 सप्ताह है तो हर सप्ते में एक सोमवार होता है, तो इसलिए 52 सोमवार तो पूरे हो गए। ठीक है, 52 सोमवार तो कन्फर्म है। अब बचे बाकी जो शेष दिन। अब ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? ठीक है, ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 दिन भाई हफ्ते में से कोई से भी हो सकते हैं। अब हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो 2 दिन तो ये हैं अभी इस लीप वर्ष में। ठीक है, लेकिन बाकी अभी 5 दिन जो बचे ना, 5 दिन, उनमें से कोई भी सोमवार हो सकता है, इसलिए इसकी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 5/7। ठीक है, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन जो होते हैं उनमें एक सोमवार होता है, तो 52 सोमवार कन्फर्म हो गए। अब आगे शेष दिन बचे, वो क्या हो सकता है? नेक्स्ट इससे दिन होंगे। ठीक है, लेकिन जो बाकी शेष बचे उनमें से ही क्या होगा? बाकी कितने बचे? 7 में से 5 बचे, तो 7 में से जो 5 बचे उनमें से ही क्या होगा? नेक्स्ट सोमवार होगा। तो इसलिए यहाँ पर सोमवार की प्रायिकता जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5/7। तो ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और हमने अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके की वीडियो हम डेली करते रहेंगे, और इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए हेल्प मिल सके। चैनल को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, थैंक यू।